शुरू करें बच्चों रेशियो प्रोपोर्शंस के साथ में। टेक ऑफ लेवल हमारा, और टेक ऑफ लेवल जब रेशियो प्रोपोर्शंस का आता है बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू हैव अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम all the other chapters which have ratio and proportions as their background. तो इसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क केस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेजेस, एलिगेशन सभी के चैप्टर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। If the work done by x minus 1 men in x plus 1 days is the work done by x plus 2 men in x minus 1 days, and it is in the ratio of 9:10, then the value of x is। तो क्या हो रहा है, ये आपको दो वर्क्स का रेशियो दे रखा है। अब हमने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सीखा हुआ है। क्या फंडामेंटल सीखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, नंबर ऑफ टाइम यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी करना है, एंड दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच हैज बीन डन। ये बेसिक रेशियो अपने को लेके चलना होता है हमेशा, ये बेसिक रेशियो अपने को काम में लिया जाना है। अब यहाँ पे दो रेशियोज आपको दे रखे हैं। एफिशिएंसी दोनों कंडीशन के अंदर लोगों की सेम रहेगी, जो वर्कर्स है उनकी सेम रहेगी। फर्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है एक्स माइनस वन मैन इन x प्लस 1 डेज, तो x प्लस 1 यानी कि नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया इनको एफिशिएंसी के टर्म, एफिशिएंसी से, पर हेड एफिशिएंसी से, इसको डिवाइड किया इज टू द वर्क डन बाय x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 2 में इन x माइनस 1 डेज, एफिशिएंसी अगेन रिमेन्स दी सेम, दोनों के बीच का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 9/10 का। तो e से e कैंसिल आउट हो जाता है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, ये वैल्यू बन जाती है 10 इंटू एक्स प्लस 1, 10 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ नलिन बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी सेम है, लेकिन सर ये क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, मतलब ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है इनका अमाउंट ऑफ वर्क डन का रेशियो, समझे। लोगों की एफिशिएंसी, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी, पर हेड एफिशिएंसी, वो तो सेम ही दोनों केसेस के अंदर, बट फर्स्ट केस के अंदर जो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन है वो डिफर कर रहा है फ्रॉम द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन विच आर गिवन इन द सेकंड केस। समझे इस बात को? बट सर ये दे का रखा है कि एफिशिएंसी सेम है। अगर नहीं दे रखा है, मैं मान के चलना है, अज्यूम करोगे ना, ये अच्छा, तो बेसिक अजम्पशन है, ओके जो हम सर, लोग लेके ओके। चलते हैं। So 10 into x plus 1 is equal to 9 into x plus 2, 9 into x plus 2. So this is 10x plus 10 is equal to 9x plus 18. So this will become equal to x and this is equal to 8. तो x की वैल्यू बन के आ जाती है बच्चों कितनी, x की वैल्यू आपकी बन के आ गई 8. Now the question is asking find the value of 8x only, so which is 8. So your answer to question number 1 will be option number A. कोई डाउट हो तो बताइए। Question number 2 देखिए, the duration of a railway journey varies as the distance and inversely as the velocity। अब ये relationship हम लोगों ने establish करना सीखा है। पहली बात क्या बोली, duration of a railway journey varies as the distance। तो duration यानी कि time varies as the distance and inversely as the velocity, inversely as the velocity। T is proportional, directly proportional to D and is inversely proportional to V। तो ये तो हमें वैसे भी पता रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, खैर कोई बात नहीं, हमें इसमें बता दिया। कायदा क्या करना है, क्या स्टेप है, एल्गोरिथम क्या फॉलो करनी है कि दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय इक्वल्स टू साइन। यहां पे आ जाना है k कांस्टेंट और ये बन जाना है d by v। The velocity, next क्या कह रहे हैं आपसे, the velocity varies directly as the square root of the quantity of coal used and inversely as the number of carriages in the train। velocity का relationship दे दिया आपको, velocity की proportionality किस तरह से दे रखी है, this is equal to velocity varies directly as the square root of the quantity of coal used, that is root q, coal used, and inversely
as the number of carriages in the train. Inversely as the number of carriages in the train. If a journey of 50 kilometers is half an hour, and in half an hour with 18 carriages, 100 kg of coal is required, how much coal will be consumed in a journey of 42 kilometers in 28 minutes with 16 carriages? अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे भी हमने क्या किया, वेलोसिटी को रिप्लेस कर, वेलोसिटी के केस के अंदर इक्वल्स टू से रिप्लेस कर दिया और एक नया कांस्टेंट लेके आ गए, लेट्स से c, और ये बन जाता है कितना, रूट क्यू बाय एन, रूट क्यू बाय एन. अब ये दोनों वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी कहां पे, वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज द क्वेश्चन इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज वेरिएबल्स. तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है t इज इक्वल टू k इंटू डी, और वेलोसिटी की जगह आप रख दे रहे हो एक कांस्टेंट रूट क्यू, और ये आपके पास में आ जाता है n. नाउ दिस इज इक्वल टू t k बाय c. k बाय c, लेट्स से दिस इज अनदर कांस्टेंट, जिसको पूरे को कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस पूरे ये दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस एंटायर कांस्टेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से कैपिटल K. सो दिस इज k d into n रूट क्यू. अब यहां पे कौन कौन सा वेरिएबल क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस t इज टाइम, दिस k इज अ कांस्टेंट, d refers to distance, n refers to number of carriages in the train, and q refers to the quantity of coal consumed. तो देखिए अब यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, इन अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स डी की वैल्यू दे दी आपको 50 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर ये दे दिया आपको कितना टाइम, इज इक्वल टू के आपके पास में चल रहा है ऑलरेडी, हाफ एन आवर विद 18 कैरेजेस, यानी कि इनटू कर दिया आपने यहाँ पे 18, और साथ में दे दिया आपको 100 kg ऑफ कोल इज कंज्यूम, यानी कि रूट क्यू कितना हो जाएगा, ये रूट 100. दिस इज इक्वल टू रूट 100. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इस तरह का वेरिएशंस का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, और उसके बाद में आपको इनमें से सभी वेरिएबल्स, एक को छोड़ के बाकी सभी वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होती है, यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज एंड एज अ रिजल्ट यू गेट द वैल्यू ऑफ k, दैट इज द कांस्टेंट. तो ये हमने सॉल्व किया बच्चों. दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 1/2 is equal to k into 50 into 18 divided by 10. ये आपके पास में आ गया, ये वैल्यू बन जाती है कितनी, 1/2 is equal to k. तो ये वैल्यू बन जाती है k की वैल्यू कितनी बन रही है, k आपके पास में 5 into 10, 5 into 2 into 18 which is equal to 1/80, 1/180. ये k की वैल्यू हमारे पास में आ गई. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस के. अगली बात आपसे बोली गई है यहाँ पे, अगली बात आपसे बोली गई है, हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम्ड इन अ जर्नी ऑफ 42 किलोमीटर्स इन 8 मिनट्स एंड 16 कैरेजेस. तो सभी डेटा अपने को दे रखा है, एक के अलावा बाकी सारा डेटा दे रखा है. तो यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर हम लोग रिप्लेस करते हैं ये सभी वैल्यूज को. तो t आपके पास में बन के आ रहा है कितना, दिस इज 28 मिनट्स, 28 मिनट्स ये टाइम दे दिया है आपको. याद रखना ऊपर वाला टाइम अगर हमारा आवर्स में था तो नीचे वाला भी आवर्स में होना चाहिए. तो ऊपर वाला टाइम कितनी देर में दे रखा था, इन हाफ एन आवर. तो हाफ एन आवर का मतलब हो जाएगा, इसको भी आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे, दैट इज 28/160 आपको इसको बनाना होगा. दिस इज टाइम. उसके बाद में k की वैल्यू आपने निकाल ली ऑलरेडी, कितनी, 1/180 इंटू d. डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस, 42 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस, सॉरी. नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेजेस आपको दे रखा है कितना, 16, दिस इज इनटू 16, और रूट क्यू नंबर ऑफ कैरेजेस मुझे पता करना है, नहीं 16 कैरेजेस अपने को गिवन है, तो रूट क्यू की वैल्यू बच्चों हो जाएगी कितनी, 4. बस अब इसको सॉल्व करना है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 63s, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज 3 1s are 3, 3 4s are 12, दिस इज 14 2s are 28, 14 2s are 28. लेकिन इसके अंदर अनडिटर्मिनेबल वैल्यू क्या थी, ये तो पता ही नहीं चला. हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम्ड. अच्छा, क्वांटिटी को हमने गलत रख दिया ना, रुको, गलत वैल्यूज रखी बच्चों. टी हमारे पास में था 28/60,
k की वैल्यू हमने पता करी हुई है कितनी, दिस इज इक्वल टू 1/180। डिस्टेंस आपके पास में दे रखा है कितना, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता कर नहीं पता किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 42, डिस्टेंस इज इक्वल टू 42। नंबर ऑफ कैरेजेस आपको पता करने हैं, नहीं करने, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेजेस आपको दे रखे हैं 16, नंबर ऑफ कैरेजेस आपको दे रखे हैं 16 डिवाइडेड बाय रूट क्यू। रूट क्यू का मतलब हो जाएगा, ये अपने को पता करना है अभी, दिस वी नीड टू डिटरमाइन। हाँ मोनिश बोलो। सर वो ऊपर वाली इक्वेशन का सी कहाँ गया? ऊपर वाली इक्वेशन का c और k हमने दोनों मिला के एक k बना दिया ना, इट्स जस्ट नीड टू बी अ कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है, तो इसको हमने कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर दिया, तो k की वैल्यू 1/180 आ गई। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई बच्चों, दिस इज 63, दिस इज 63, जीरो नहीं है, दिस इज 3 1s are 3, 3 4s are 12, 14 2s are 28 एंड 2 8s are 16। तो रूट क्यू की वैल्यू आ रही है बच्चों, रूट क्यू इज इक्वल टू 8, तो क्यू की वैल्यू बन जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 64। तो क्यू की वैल्यू 64, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बताइए। एक बार फिर से देखिए इक्वेशन हमारे पास में ऊपर किस तरह से बनी थी, पूरा इक्वेशन का सेटअप देख लो जरा। सबसे पहली चीज आपसे बोली गई है क्या, द ड्यूरेशन ऑफ अ रेलवे जर्नी वेरीज एज द डिस्टेंस, तो टी वेरीज एज डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड इनवर्सली एज द वेलोसिटी, इनवर्सली एज द वेलोसिटी, इज इनवर्सली एज द वेलोसिटी। नाउ अगली बात आपसे क्या बोलिए, द वेलोसिटी वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड। अब वेलोसिटी का रिलेशनशिप आपको बताया कि वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड एंड इनवर्सली एज द नंबर ऑफ कैरेजेस रिप्रेजेंटेड बाय n। तो v की ये वैल्यू उठा के अब हमने क्या किया, दोनों कंडीशन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल्स टू के साइन से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको ले लो, दिस इज लेट्स से स्मॉल k एंड दिस इज स्मॉल c, और ये वैल्यू आपके पास में v की हमने रिप्लेस कर दी यहां पे इस इक्वेशन में। ये वैल्यू रिप्लेस करने पे हमारी इक्वेशन कितनी बन गई है, t इज इक्वल टू k बाय c, स्मॉल k बाय स्मॉल c इनटू डी आपके पास में ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर में v की जगह कितना आ गया, रूट क्यू बाय एन, तो रूट क्यू डिनोमिनेटर में रह गया और n ऊपर चला गया, तो ये बन जाता है आपके पास में k बाय c। और इस पूरे एक्सप्रेशन को, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट इन इटसेल्फ, तो दिस एंटायर थिंग हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। बाकी की पूरी इक्वेशन वो की वही रह रही है। इक्वेशन में हमें, क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज दे रखे हैं, कितना हाफ एन आवर का टाइम लग रहा है, हाफ एन आवर का टाइम लग रहा है, k की वैल्यू हमें पता करनी है, ड्यूरेशन आपको दे रखे, डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 50 किलोमीटर्स का, नंबर ऑफ कैरेजेस आपको कितने दे रखे हैं 18, और रूट क्यू ये आपके पास में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कैरेजेस, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ कोल यूज आपको दे रखी है 100, तो क्यू की वैल्यू हो जाती है 100, तो रूट क्यू, तो 1/2 इज इक्वल टू k, 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली हमारे पास में वैल्यू बच जाती है कितनी, k की वैल्यू बच जाती है 1/80, तो ये k आ गया। अब इस k की वैल्यू के दम पे आप आगे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, हमने इस इक्वेशन के अंदर जो गिवन इक्वेशन थी इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, जिससे कि आपके पास में q की वैल्यू आ जाती है 64। बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एग्जाम्स के अंदर भी अपीयर किया हुआ क्वेश्चन है ये, कैट और आईपीएम दोनों के अंदर, कैट और आईपीएम दोनों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस अपीयर किए हुए हैं बच्चों, और बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन चल रहा होता है, कुछ आपको ज्यादा करना नहीं होता इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, साथ में सॉल्व करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस व्हेन द थिकनेस रिमेन्स द सेम। अब ये रिमेन्स द सेम कहने की कोई जरूरत नहीं थी, रिमेन्स द सेम कहने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरे पास में टाइम कांस्टेंट है
तो उस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस के साथ में मेरा स्पीड के साथ में मेरा डिस्टेंस वेरी करेगा। तो अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट मान के चल दो तो ही प्रोपोर्शनैलिटी सेट होती है। तो यहां पे आपसे बोला है द वेट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज directly proportional to the square of the radius when the thickness remains constant. It also varies as the thickness when radius remains the constant. ये thickness को हमने t से represent कर दिया। तो क्या बन गया आपका system? Weight is directly proportional to r square t. तो weight is equal to k into r square t. अब क्या बोला आपको? Thickness when the radius remains the same. Two discs have the thickness in the ratio 9:8. तो अब आपके पास में रेशियो क्या आ गया? डिस्क का थिकनेस का 9:8. द रेशियो ऑफ द रेडियाई इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस द वेट ऑफ द सेकंड. देखो बना के चलते हैं, इक्वेशन को सेट करना है खाली. तो वेट ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ सेकंड, ये अपने को गिवन है पहली चीज. अगली बात आपको क्या कह दिया कि T1 को हम लोग ले लेते हैं कितना? 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं. और थिकनेस 2 को कितना ले लेते हैं? 8t ले लेते हैं, क्योंकि आपको रेशियो ऑफ थिकनेस दे रखा है कितना? 9:8. तो आपने उनकी ओरिजिनल वैल्यूज ले ली कितनी? T1 इज इक्वल टू 90 एंड T2 इज इक्वल टू 80. अब क्या करना है? ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे खाली. तो देखिए वेट फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे तो ये हो जाता है कितना? k, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू k. r स्क्वायर हमें पता करना है, अपने को रेशियो ऑफ रेडियाई पता करना है, ठीक है? r1 स्क्वायर, इसको हम लोग r1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. और थिकनेस की जगह क्या रख देते हैं? थिकनेस की जगह रख देते हैं इनटू 90. थिकनेस की जगह रख देते हैं 90. इसी तरह से ये हो जा रहा है कितना? 2. दिस इज इक्वल टू 2. दूसरी बात आपके पास में बन के आ जाती है कितनी? के ऐसा कैसा रखना है? r2 स्क्वायर रखोगे यहाँ पे इनटू 90. 90 की जगह अब यहाँ पे कितना हो जाना है? 80. ये हमने थिकनेस की वैल्यू रख दी है. बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. k से k कैंसिल आउट हो जाता है, t से t कैंसिल आउट हो जाता है. तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 16, 16 by 1. ये बचा आपके पास में. तो फाइनली r1 बाय r2 ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 4/1. रूट कर लिया जाएगा. तो ये आपने रूट कर लिया तो कितना आ गया वैल्यू? 4:1. नहीं गलती हो रही है कोई. हाँ नरेन बताओ. अच्छा 9 रह गया हमसे, ये 9 रह गया. यस सर वही बोल रहा था. ये 9 रह गया है. तो ये हो जाएगा कितना? 4/3. तो आपका आंसर आ जाता कितना? थर्ड का आंसर हो जाएगा 4:3. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. If a and b are positive integers, then root 2 always lies between. देखो a and b आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए और आपसे पूछा रूट 2 कहां पे लाई करेगा. अब अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो. a and b को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो. तो हम लोग ले लेते हैं लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर्स, देन रूट 2 ऑलवेज लाइज बिटवीन. एक सेकेंड, रूट 2 कहां से आया? अच्छा a और b के रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर करना है, ठीक है. तो हम लोग a की वैल्यू ले लेते हैं 1 और b की वैल्यू ले लेते हैं 2. तो अब ऑप्शन नंबर ए देखो जरा क्या सेटअप बनता है. a प्लस बी दैट इज 3, a प्लस बी दैट इज 3, a माइनस बी दैट इज -1. तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? -3. फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है. ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की. दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? a इंटू बी का मतलब हो जाता है कितना? 2. तो ये देखिए -3 से लेके और 2 के बीच में रूट 2 लाई करेगा. बिल्कुल कर रहा है क्या लाई? यस कर रहा है, ठीक है. बट हमें बाकी की वैल्यूज को भी चेक करना होगा, बिकॉज हो सकता है कि वो एक से ज्यादा किसी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू बन के आ रही है a और b की
जो कि एक से ज्यादा में सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम वाले के अंदर किया था कि हम अपनी मर्जी से वैल्यूज ले जा रहे थे और हम देख रहे थे कि 4 और 6 दोनों के मल्टीपल बन रहे थे, वो केवल एक ऐसी वैल्यू थी जहां पे वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। तो ये आपके पास है -3/2 एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू आ रही है। सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए, ए की वैल्यू कितनी 1/2, ए की वैल्यू कितनी 1/2 कर रहा है। हाँ नलिन बताओ। सर ऑप्शन ए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स होना जरूरी है। हाँ तो -3 and 2 है। ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर। तो ए और बी की वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, और दूसरा एक्सप्रेशन कितना दे रखा है a प्लस 2b, a प्लस 2b का मतलब हो जाता है 1 प्लस 2b का मतलब हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b का मतलब हो जाता है 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस इज इक्वल टू 5/3। 5/3 का मतलब कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1.3 1 जा 3 और ये 1.66। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, 1.414। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, और डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू क्या, डी एलिमिनेट हो रहा है क्या, डी एलिमिनेट हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ये आपके पास में आ जाता है ए बी, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, ये a इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2, तो ये बन गया 2 और 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ये वैल्यू बन जाती है 0.66, और दूसरी वैल्यू बन जाती है कितनी a माइनस बी का मतलब हो जाता है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 1 इंटू 2 2। तो ये वैल्यू हो जाती है कितनी -1 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 2। तो कितनी होगी -0.5, -0.5। अब ए और बी, इसके अंदर हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो वैल्यू पहले दे रखी है उसको पहले लिखोगे, जो बाद में दे रखी है उसको बाद में लेके चलोगे। बट जैसा कि मैं देख रहा है कि 0.5 जो होगा नेगेटिव का, वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है, वैसे भी 1.414 इसके बाहर लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा एलिमिनेट वैसे ही हो जाता है। दोनों में से किसी के रेंज के अंदर नहीं आ रहा, हम लोग पहले भले ही किसी को भी रख लें, तो ऑप्शन नंबर डी गेट्स एलिमिनेटेड। लेकिन बाकी की वैल्यूज पे हमारा आंसर नहीं आया है, तो क्या करो, अब ऐसा जब भी हो जाए तो क्या करो, थोड़ी सी भारी वाली वैल्यूज ले लो, भारी वाली वैल्यूज ले लो। अब भारी वाली वैल्यूज ले ली हम लोगों ने, लेट्स से ए की वैल्यू ले लेते हैं 100 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 1000, ठीक है, भारी वैल्यूज ले ली। अभी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए देखो जरा क्या बन रहा है, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 100 प्लस 1000 यानी कि 1100 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी की वैल्यू बन जाती है कितनी, माइनस का 900, माइनस का 900। तो ये वैल्यू बन गई कितनी, माइनस का 11/9, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये वैल्यू बन जाती है माइनस का 1.2, ठीक है। सेकेंड वैल्यू कितनी है, a इंटू बी तो बहुत ही भारी वैल्यू हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये लाई कर जाएगा, यहाँ पे लाई कर जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज हैं बहुत, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, a अपॉन बी यानी कि 100 अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000, ये 00 से 00 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू बन गई कितनी 0.1। दूसरी वैल्यू हमारे पास में कितनी बन गई है, दूसरी वाली वैल्यू बन गई है a प्लस 2b यानी कि 100 प्लस 2000, 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी की वैल्यू बन के आ रही कितनी 1 प्लस 1000 यानी कि 1100। तो ये वैल्यू बन गई कितनी 2100 अपॉन 1100। ये वैल्यू कितनी बन जाती है 11 1s are 11, 11 1s are 11 और ये बच गई 10, तो 0। तो जैसे ही 0 आई तो ये 0 आने की वजह से हमारे पास में 1.0 समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू 0.1 एक वैल्यू 1.0 समथिंग, हमारी वैल्यू क्या है 1.414, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया है।
ऑप्शन नंबर सी क्लियरली वैसे एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि ए और बी की वैल्यूज हमने ऊपर ली हैं बहुत, तो √2 इन दोनों के बीच में कहीं पे भी लाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 गेट्स एलिमिनेटेड, डी पहले ही हो चुका था। द ओनली पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस तरह से आपको अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा इमेजिन करके और फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ पिट इज ₹1347। कॉस्ट आपके पास में कितनी आ गई है? 1347। हाउ मच विल इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली इफ द वेजेस ऑफ वर्कमैन पर डे had been increased by 1/8 of the former wages and the length of working days decreased by 120 of the former period। समझे? जरा क्वेश्चन को देखो और समझो तुम लोग क्या कर सकते हो इसको। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स की समझो जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या रिलेशनशिप होगी किस किस में, वेजेस में और लेंथ ऑफ द डे में, जरा सोचो। अब देखो इस क्वेश्चन की क्या खास बात है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे को जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना वो सीधे सीधे तौर पे दे नहीं रखी है, समझे? यहाँ पे इनडायरेक्टली तुम्हारे को रिप्रेजेंटेड है। अब जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं अपनी कॉस्टिंग की बात करूं तो माय कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस, माय कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस एंड माय कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टू द लेंथ ऑफ द डे। समझे? ये आपके पास में रिलेशनशिप हमारे को क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं कोई काम करवाने के लिए जा रहा हूं किसी मजदूर से, तो जितनी उसकी वेजेस होंगी, अगर उसकी वेजेस डबल हुई तो अदर थिंग कीपिंग द कांस्टेंट मेरी कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। बट अगर मेरी लेंथ ऑफ डे को कंसिडरेशन में लें तो उसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेरी कॉस्ट, राइट? तो ये क्या रिलेशनशिप बन के आ गया? दिस इज इक्वल टू सी इज प्रोपोर्शनल टू W by L। C is proportional to W by L। अब आपने क्या बोला है? How much will it cost approximately if the wages per man has been increased by 1/8। अब increase by 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? W plus W by 8। हमेशा इस चीज को प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स के अंदर बना के लेके आना। ये कितना हो गया? 9/8। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी वेजेस जो थी वो कितनी बन गई है? 9/8 बन गई है। मेरी वेजेस जो बन गई हैं वो कितनी? 9/8 ऑफ ओल्ड वेजेस बन गई है, समझे? और मेरी लेंथ ऑफ डे जो थी वो कितनी हो गई है? इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1/8। तो लेंथ पहले जितनी थी उसमें L/8 हमने और ऐड कर दिया। नहीं, गलत किया हम लोगों ने। इन डे इंक्रीज बाय 1/20, ये 1/20 दे रखा है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 21/20 L। 21/20 L। तो L की जगह अब कितना आ जाएगा? 21/20 L। 21/20 L, ये L यहाँ पे L है, समझे? अब मुझे किससे मतलब है? मुझे खाली इन कोफिशिएंट से मतलब है। इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये कितना बन जाता है? 9/8 into 20/21। This is 4 2s are 8, 4 5s are 20, 3 3s are 9, 3 7s are 21। So this is 15/14। This is 15/14। So this is the proportionate change that will take place in my wages। तो मेरी wages कितनी दे रखी थी? 1347 दे रखी थी। 1347 into कितना हो जाएगा? 15/14। 15/14 क्या ये 7 का मल्टीपल है? 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट यूजिंग अ कैलकुलेटर फॉर द सेक ऑफ स्पीड। तो 1347 into 15 divided by 14। So this is equal to 1443। 1443।
1443. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. बताइए कोई डाउट हो तो. क्या खास बात थी इस क्वेश्चन की? यहाँ पे तुम्हारे को पिछले 3 क्वेश्चन, पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी सेट करके दे रखी थी, वेरिएशंस बता रखे थे. यहाँ पे वेरिएशन तुम्हें अपने आप सोचने थे. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों क्वेश्चन में. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. A vessel contains A liters of wine and another vessel contains B liters of water. C liters are taken out of each vessel and transferred to other. If C into A plus B is equal to AB, if A and B are the respective values of amount of wine contained in the respective container after this operation, then what can be said about the relationship between A and B? अब देखो क्या किया जाए क्वेश्चन में, अपनी तरफ से वैल्यूज अज्यूम कर लोगे कुछ भी, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए. C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता हुआ C, A और B की वैल्यू ले लो. समझ गए? तो क्या किया जाए, हम लोग ले लेते हैं A इंटू बी ले लेते हैं, लेट्स से कोई भी वैल्यू ले लिया हमने, लेट्स से 6. ठीक है, A इंटू बी हम लोगों ने ले लिया 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 3, नहीं इससे नहीं बनेगा. अगर हमने लिया ये 12, अगर A इंटू बी हम लोगों ने ले लिया 12 तो 4 3s आर, तो 4 प्लस 3 या 6 प्लस 2 8, नहीं आ रहा है. ठीक है, और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 24 ले लेते हैं. 24 के केस के अंदर क्या बन के आ रहा है, 24 कैसे कैसे बन के आ जाता है, नहीं बड़ी वैल्यू ले 100 पे ले जाते हैं. चलो 100 पे अगर लेके चले गए तो, अब 100 पे लेके चले गए तो a प्लस बी की कोई वैल्यू, पहले तो 100 के फैक्टर्स देखो जरा क्या क्या है, क्या खास बात है. इसको कर देते हैं 25 इंटू 5 कर देते हैं, 25 इंटू 4 कर देते हैं, लेकिन उससे नहीं बनेगा. 20 इंटू 5 कर देते हैं, 20 इंटू 5 कर देते तो 100, और 20 इंटू 5 100, और 20 प्लस 5 करोगे तो 25 इंटू 4 करोगे तो बन जाएगा 100. ठीक है, तो C की वैल्यू ले लेते हो, C की वैल्यू ले लो कितनी, C की वैल्यू ले ली हमने 4, A की वैल्यू हमने ले ली 20 और B की वैल्यू हमने ले ली अपनी मर्जी से 5. अब देखो क्या ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है, C इंटू ए प्लस बी, यानी कि 4 इंटू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि 100. बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है. LHS इक्वल टू RHS हो गए. समझ गए? तो ये हम लोगों ने अपनी तरफ से वैल्यूज ले ली. अब क्या करना है, अब ये ऊपर की कहानी बनो. A vessel contains A liters of wine, यानी कि पहले के अंदर कितना था, 20 liters था, and another vessel contains B liters of water. B liters of water यहाँ पे 5. ठीक है, C liters are taken out of each vessel. यहां से हम लोगों ने 4 liters लिया, यहां से हमने 4 liters इधर से लिया और इधर से भी 4 liters लिया. ठीक है, और क्या बोला, out of each vessel and transfer to another vessel if A and B are the respective values of the amount of wine contained in the respective containers after this operation. respective containers क्यों बनेगा, A and B दोनों के अंदर ही तो वाइन, एक में वाइन थी एक में वाटर थी, एक में वाइन थी एक में वाटर थी. ठीक है, respective container after this operation, then what can be said about wine and water in the respective container होना चाहिए. can be said about A by S. तो इसके अंदर वाइन कितनी रह गई है, इसमें वाइन रह गई 16 और इसमें वाटर कितना रह गया, इसमें वाटर रह गया 1. समझ गए? अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ये A और B की वैल्यूज रखते जाओ, सेटिस्फाई करवा दो. तो A is to B है क्या, ऑप्शन नंबर A में 16 is not equal to 1. 16 is not equal to 1. ऑप्शन नंबर A gets eliminated. ऑप्शन नंबर B देखिए, ऑप्शन नंबर B कह रहा है A माइनस C, ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है. तो A माइनस C यानी कि 16 माइनस C दैट इज 4 डिवाइडेड बाय B माइनस C दैट इज
1 minus 4 is greater than 2? No, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन नंबर बी गेट्स एलिमिनेटेड. ऑप्शन नंबर सी देखिए. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है a माइनस बी. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है a माइनस बी, यानी कि 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो जाता है 15 इज इक्वल टू 4 इंटू सी. 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी थी 4. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी टू गेट्स एलिमिनेटेड. देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो बोलिए. मेन मुद्दा क्या है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप ऐसी दे रखी होगी उन टर्म्स के बीच में तो तुम्हें सेटिस्फाई करवाना जरूरी है. यहाँ पे वो रिलेशनशिप क्या थी, c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी. दिस वॉज द राइट रिलेशनशिप. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 7, another question probably on algebraic values. Question number 7, if sum of roots and the product of the roots of a quadratic equation s are in the ratio 2:1, then which of the following is true? ठीक है, equation s is a perfect square. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, f कह रहा है कि f s, नहीं मेरे को कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है. we'll have to check this question once. अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो, एक बार इसको चेक करके देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज, क्वेश्चन नंबर 8, a factory employs 6 skilled workers, unskilled workers and clerks in the proportion 8:5:1, and the wages of a skilled worker and unskilled worker and clerks are in the ratio 5:2:3. When 20 unskilled workers are employed, the total daily wages of all amount to rupees 318. The wages paid to each category of workers is what? ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या लिया, नंबर ले लिया. नंबर ले लिया तो नंबर को, नंबर क्या रेशियो में दे रखा है, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड क्लर्क्स. स्किल्ड अनस्किल्ड क्लर्क्स, तो ये हम लोगों ने ले लिया लेट्स से 8x 5x एंड x. और इनकी वेजेस जो थी वो वेजेस किस रेशियो के अंदर ले लिए, ये वेजेस हम लोगों ने ले लिए 5:2:3. तो ये हो जाता है 5y 2y 3y. ये तीन वैल्यूज हमारे पास में आ गए. समझ गए. अब आपसे बोला when 20 unskilled workers are employed, the daily wages of all amount to rupees 318. अब जरा देखो, जरा वेजेस हमारे पास में आएंगी कैसे, वेजेस आपके पास में कैसे आएंगी, ये मल्टीप्लाई होके आएंगी, ये मल्टीप्लाई होके आएंगे. तो ये बन जाता कितना 8 5 40xy, ये बन जाता कितना 10xy, ये बन जाता कितना 3xy. और आपको क्या कह रखा है, इन तीनों का सम जब हम लोगों ने काम पे लगाया है तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है 318, जिसमें से एक कंडीशन क्या रखी है, व्हेन 20 अनस्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द टोटल डेली वेजेस इज 318. अनस्किल्ड वर्कर्स कितने बताया आपको 20. ये समझे. अब इसका मतलब क्या हुआ, आपसे कहा जा रहा है 8x, सॉरी ये वाले, ये अनस्किल्ड कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 5x की वैल्यू, दिस 5x इज इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 4. तो इन्होंने कहा कि अगर x की वैल्यू हमारे पास में 4 है तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर सब जगह x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी. तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाती है अब आपकी, 318 is equal to 40 into 4y plus 10 into 4y plus 3 into 4y. ये वैल्यू बन जाती है कितनी, 160y plus 40y plus 12y. कुल मिला के वैल्यू किसके बराबर है, 318 के. तो 318 is equal to 160 और 200 और 212.
तो 212y, समझ गए, ये वैल्यू आ गई 212y। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। 40x, ठीक है चलो देखा जाएगा जो होगा। y, द वेजेस पे टू ईच कैटेगरी आर, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y वेजेस के लिए हमें वैसे भी y की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 318 अपॉन 212। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, दिस इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18। ये वैल्यू बन जाती है 2106। कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कुछ गलती करिए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 8x 5x और x, ये हमारा नंबर हो गया। वेजेस का रेशियो हो जाता है 5y 2y एंड 3y। 8 5s are 40xy, 5 2s are 10xy एंड 3xy। ये सारी चीजें मिल के द टोटल डेली वेजेस। हाँ बेटा बताना। सर y की वैल्यू 1.5 आ रही है, सही है वैल्यूज तो अपनी। y की वैल्यू 1.5 आ रही है। हाँ सर, नहीं मल्टीप्लिकेशन मतलब ये डिवाइड करने में दिक्कत आई है। नहीं, मतलब ये जो अपन ने सॉल्व किया इसके बाद में। हाँ सर पूरा सही है, बस ये लास्ट में दिक्कत है सर, डिवाइड में y की वैल्यू में। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास में आ जाता है 5x की वैल्यू। आपको बोला कि जब अनस्किल्ड लेबर्स लगाए हमने 20, तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 4। ये सभी वैल्यूज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर y की यानी x की वैल्यू 4 हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो 318 40 इंटू 4 10 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4y, तो 160y ये बन गया, 40y ये बन गया, 12y ये बन गया। कुल मिला के दिस इज इक्वल टू 318। ये टोटल वैल्यू बन जा रही है 212। 212y इज इक्वल टू 318, तो y की वैल्यू बन जाती है 318 अपॉन 212। तो ये वैल्यू बन गई 318 बाय 1 बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 106। बिल्कुल सही है, सही चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो 159 डिवाइडेड बाय 106, ये वैल्यू बन के आ रही है आपकी एग्जैक्टली 1.5। तो हमारी पता करनी है अब वेजेस। वेजेस कितनी हो जाएंगी बच्चों, वेजेस 5 इंटू 1.5, द वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, 5 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 7.5। नेक्स्ट है 2y। 2y का मतलब हो जाता है, ईच वर्कर की पूछ रहा है कि सबकी पूछ रहा है, मेरे ख्याल में अब ये ईच वर्कर की पूछ रहा है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में तो y की वैल्यू हो जाती है कितनी, y इंटू 1.5 इज इक्वल टू 7.5। दूसरी है हमारे पास में, दूसरी है आपके पास में कितनी, 40y, नहीं ये 160 यहां पे रखनी है ना वैल्यू यार, इधर रखनी है सॉरी। वेजेस 160, ये आपसे उस कैटेगरी को टोटल कितनी वेजेस पे करी है ये पूछ रहा है। तो 160 इंटू 1.5, तो 160 प्लस 1 प्लस 80, दिस विल बिकम इक्वल टू 240। नेक्स्ट 40 इंटू 1.5, 40 into 1.5, this will become equal to 60, and lastly 12 into 1.5, this will become equal to 18। ये तीन वैल्यूज आ गई हैं 240, 60 एंड 18। तो आपका आंसर हो जा रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों ने जब इससे इजी कैटेगरी करी हुई थी तब भी क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल यही था, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस निकालिए। तो इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करो, क्वेश्चन बहुत मजे से सॉल्व होते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, a by b is equal to c by d and e by f is equal to g by h, then ये रेशियो आपसे पूछा गया है। क्या करो, अगेन अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, पहली कंडीशन क्या बनानी है, a by b इज इक्वल टू c by d। कोई भी वैल्यूज अपनी मर्जी से ले लो, ले लेते हैं हम लोग 1 2, तो ये हो गया a, ये हो गया b, c d की वैल्यू हम लोगों ने ले ली, c की वैल्यू ले ली हमने 3 और d की वैल्यू हमने ले ली कितनी, 6। समझ गए, तो a b c d की वैल्यू हो गई। दूसरा e f g h, अब जरूरी नहीं है सेम रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। तो बोला क्या है खाली कि e by f
इज इक्वल टू जी बाय एच। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं कितनी, ये ले लेते हैं हम लोग वैल्यूज, लेट्स से 100, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा जोश में आ रहे हैं अपन, अपन कर लेते हैं इसको 5, इसको ले लेते हैं 15। दिस हैज टू बी इक्वल टू, इसको ले ली हम लोगों ने, जी की वैल्यू ले ली आपने 3 टाइम्स है ना ये, तो इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 12। समझ गए? तो ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G, ये हो गया H। ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब जो जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए देखो जरा क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है E प्लस एफ अपॉन ई माइनस। अच्छा, सबसे पहले देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ये ए ई, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ए इंटू ई यानी कि 1 इंटू ई की वैल्यू यानी कि 5 प्लस b इंटू एफ यानी कि 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 15 होल डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू a इंटू ई यानी कि सेम वैल्यूज है 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 15। कितना कितना आ रहा है ये, दिस इज 5 प्लस 30 divided by 5 minus 30, this is 35 minus 25, 5 5s are 25, 5 7s are 35, तो minus 7 by 5, minus 7 by 5 और solve अगर इसको करने के लिए जाते हो तो this is equal to 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो माइनस का 1.4 या माइनस का 7 by 5 आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन एक एक पिक करोगे और उसके अंदर ये वैल्यूज रखते जाओगे, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोगों ने बना लिए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ई का मतलब हो जाएगा कितना 5, ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई इज इक्वल टू 5 प्लस एफ की वैल्यू हो जाती है कितनी 15 डिवाइडेड बाय ई माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 15, तो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, so this is equal to minus का 2, right? तो option number A is not the answer. This is not the answer. Next, option number B देखिए, option number B, C into G, C into G यानी कि 3 into 4, G की वैल्यू 4 प्लस D into H, D यानी कि 6 into H यानी कि 12 होल डिवाइडेड बाय, अगेन दोनों के बीच में वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट हो गया यानी कि 12 6 72, 12 6 72, तो ये वैल्यू हो जा रही कितनी 12 प्लस 72, 12 प्लस 72 का मतलब हो जाता है 84 और 12 माइनस 72 का मतलब हो जाता है माइनस का 60, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी 12 7 आर 84, 12 5 आर 60, माइनस 7 बाय 5 आ गई, अगेन माइनस 1.4 है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है इसका। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले किए, सभी में आप देख रहे हो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन को ही यूज कर रहे हैं, सभी में सब्स्टिट्यूशन ही यूज हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, brass is an alloy of copper and zinc, bronze is an alloy containing 80% copper, 4% zinc, 16% tin. A fused mass of brass and bronze is found to contain 74% of copper, 16% of zinc and 10% tin. The ratio of copper to zinc in brass is what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे बिल्कुल एक बेसिक को चेक कर रहा है, समझे? क्या हुआ, सबसे पहला ब्रास आपको बोला गया कि ब्रास में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं ब्रास में, क्या क्या चीजें हैं, एक तो कॉपर है, एक तो कॉपर है और दूसरा क्या है, जिंक है। कॉपर है और दूसरा क्या है, जिंक है। इनका रेशो क्या है ये अपने को पता नहीं है। दूसरा अपने को कितना दे रखा है, ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज में क्या क्या बोला है, ब्रॉन्ज के अंदर बोला है कितना, कॉपर, कॉपर आपको बोल दिया इसमें 80%। दूसरा जिंक, जिंक आपको बोल दिया कितना इसके अंदर, जिंक इज 4%।
और तीसरा बोल दिया 10। 10 आपको कितना बोल दिया है? 10 इज 16%, ये 16%। अब क्या बोला है देखो, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन जब देखे थे एलिगेशंस में, हमने क्या कहा था, हमें ऐसी कंडीशन में दो चीजें पता होनी जरूरी है। पहला कि दोनों के अंदर इंडिविजुअल रेशियोज क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उन दोनों मिक्सचर्स को हमने किस रेशियो में मिक्स किया है, जो कि हमें दोनों ही यहाँ पे गिवन नहीं है। हमें ये नहीं बता रखा है कि इनको दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया है, और हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कॉपर और जिंक का इंडिविजुअल रेशियो क्या है। समझ गए? जो ये तो हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में, बट यहाँ पे एक हट के जो चीज दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? वो दिखाई दे रही है 10। समझ रहे हो? 16% 10 यहाँ पे दिया। और आपको क्या कह दिया कि जो फाइनल हमारे पास में मिक्सचर बन के आया, जो दोनों को मिक्स करके हमारे पास में मिक्सचर बना, उसमें कॉपर क्या परसेंटेज क्या है? 74% है। दिस इज 74%। 16% इसमें जिंक दे दिया है, जिंक आपको दे दिया इसमें 16%, और 10 आपको दे दिया इसके अंदर कितना? 10 इज गिवन टू बी 10%। समझे? कहना क्या चाह रहा है तुमसे ये? जो एक छुपा हुआ इसके अंदर अपने को इंफॉर्मेशन है वो ये कि इन दोनों को हमने जिस रेशियो में मिक्स किया है, इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को, ब्रास को ब्रॉन्ज को, जिस रेशियो में मिक्स किया हमने, उसकी वजह से क्या हुआ कि द 10 दैट वाज 16% became equal to just 10% of the entire value। समझ रहे हो? तो देखो जरा क्या किया जाए, यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर लेते हैं। अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे वैल्यू अलॉट कर देते हैं, लेकिन ये ठीक है ना, ये 80% ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या, ये 80 ग्राम ही था, ये 4 ग्राम्स ही था, और ये 16 ग्राम्स ही था। समझ गए? अब अपने को क्या करना है, हमने कहा किस वैल्यू का 10%, क्योंकि 10 में तो कोई चेंज नहीं आया, 10 तो उतना का उतना ही रहा, तो हमने कहा कि टोटल इसकी क्वांटिटी पता लगा लेते हैं, इसकी क्वांटिटी पता लगा। तो इसकी क्वांटिटी हमने लेट्स से रिप्रेजेंट करी Q से, तो हमने कहा 10% ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 16, क्योंकि अभी 10% हो गया ना, तो ये होगी 10 बस। तो यानी कि इस पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी आ गई? ये आपके पास में आ गया कितना? 16, 160। यानी कि इस पूरे की आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, क्वांटिटी कितनी आ गई है? 160। इस पूरे का वेट आपके पास में कितना आ गया है? 160 ग्राम्स। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके पास में 60 ग्राम्स हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमने कितना मिक्स किया था? ब्रॉन्ज कितना लिया था हमने? 100 ग्राम्स। तो यानी कि ब्रास कितना हो गया? 60 ग्राम्स। ब्रास का टोटल वेटेज कितना हो गया हमारा? 60 ग्राम्स। और इस वेटेज का नतीजा क्या है? इस वेटेज का नतीजा क्या है? हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कॉपर कितना था, हमें नहीं पता इसके अंदर कॉपर कितना था। हमने कहा कॉपर था इसके अंदर लेट्स से C, तो हमने कहा, और जिंक था लेट्स से Z, तो हमने कहा C डिवाइडेड बाय 60, यानी कि कॉपर की इसकी क्वांटिटी, प्लस यहां पे 80 ग्राम्स आ रहा है, प्लस 80 ग्राम्स C डिवाइडेड बाय नहीं, एलिगेशन बना लेते हैं सिंपल सा। ब्रास कितना दे रखा है हमें यहाँ पे पता नहीं, ये ब्रास के अंदर कॉपर कितना था ये हमें पता नहीं है। ब्रॉन्ज के अंदर कितना था? 80। ब्रॉन्ज में कितना था? 80। इसका मतलब हमारे पास परसेंटेज यहाँ पे कितनी बन के आई है? ये हमारे पास में बन के आया है 74%। ध्यान रखना किसका? 74%, या 74% के हिसाब से ले लेते हैं ना, हमें परसेंटेज पता लग जाएगी। और इनको किस रेशियो के अंदर मिक्स किया हुआ है हमने? 60 और 100 के रेशियो के अंदर मिक्स किया हुआ है। 60 और 100 के रेशियो में मिक्स किया है, तो यानी कि 2 3s और 2, तो 3:5 के रेशियो में मिक्स किया। 3:5 के रेशियो में मिक्स किया, इसका मतलब ये जो रेशियो, जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? 5:3 के रेशियो के अंदर ब्रेक हो जाएगा। 5:3 के रेशियो में ब्रेक होने का मतलब ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितने का? 6 का। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5/3 × 6, यानी कि 10 का। इसका मतलब कॉपर इसके अंदर कितना परसेंट था? कॉपर की परसेंटेज कितनी हो गई? 54%। कॉपर की परसेंटेज कितनी हो जाती है? 54%।
ठीक है, सो 54 नहीं 64, 74 में से 5 गया, सॉरी 74 में से 5 गया, तो दिस इज इक्वल टू 69%। तो कितना कितना आ गया 69 और 31, 69, 74 में से 5 गया तो कितना बचेगा 69 है तो बचेगा। तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ गई 69, 69 यानी कि बाकी का था हमारे पास में 31। नहीं, हमारा आंसर नहीं आया, क्या गड़बड़ करी हमने। 74% टोटल के अंदर दे रखा है, एक के अंदर आपको 80% कॉपर दे रखा है, दूसरे के अंदर आपको दे रखा है हमें पता नहीं कितना, लेकिन ये पता है कि इसका 60 ग्राम्स उसका 100 ग्राम्स, यानी कि 23 25 3:5 के रेशियो में, डिस्टेंस 5:3 के रेशियो के अंदर ब्रेक होएगा। 74 80 तो ये 6 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 है ना यार, तो ये बन जाता है, ये 74 है तो ये कितना बन जाएगा 64, ये 64 बन जाएगा। तो यानी कि दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज कितनी आ गई, कॉपर की परसेंटेज आ गई कितनी 64%, कॉपर की परसेंटेज है 64, तो जिंक की परसेंटेज हो जाएगी, कॉपर दूसरा क्या था जिंक था ना, नहीं ब्रॉन्ज, कॉपर के अंदर ब्रॉन्ज और कॉपर एंड जिंक, ठीक है, जिंक की परसेंटेज हो जाएगी कितनी, जिंक की परसेंट बाकी की 36%, तो 64% एंड 36%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बोलो कुछ समझ में आया क्या हुआ? नलिन कितना समझ में आया? सर ऊपर से गया बहुत सारा ऊपर से चला गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन। जो तुमने सीखी हुई चीजें खाली उसके ऊपर बेस्ड है। यहां तक का समझ में आ गया क्या कि ये हम लोगों ने ये इसका क्या किया, ये क्वांटिटी 160 कैसे निकाली, ये पता चल गया क्या? नो सर। ये भी नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो मिक्सचर 1 दे रखा है अपने को, मिक्सचर 1 दे रखा है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, कॉपर जिंक टिन, परसेंटेज कितनी कितनी दे रखी है, इसमें मुझे कॉपर और जिंक का कुछ भी नहीं पता, दिस इज 0%। मिक्सचर 2 जो है उसके अंदर आपको कितना कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 16, नहीं कितना दे रखा था 80, ये परसेंटेज है खाली, तो ये था 80%, ये था 4% और ये था 16%, ये अपने को वैल्यूज दे रखी थी। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास परसेंटेज की टर्म्स के अंदर कितना कितना आया, ये परसेंटेज आपके पास आई 74% तो कॉपर आया, 16% जिंक आया और 10% टिन आया। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, हमने कहा कि लेट्स से ये क्वांटिटी ही है, तो ये 80 ग्राम्स ऑफ कॉपर, 80 ग्राम्स ऑफ कॉपर है, 4 ग्राम्स ऑफ जिंक है और 16 ग्राम्स ऑफ टिन है, ये आपके पास के अंदर वैल्यूज हैं लेट्स से, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि टिन तो कुछ भी नहीं आया था, यहां से टिन तो कुछ भी नहीं आया था, तो इसका मतलब टिन तो उतना का उतना ही था क्वांटिटी वाइज, लेकिन जब आपने मिक्सचर लिया तो उसमें इसकी क्वांटिटी कितनी रह गई, ये केवल परसेंटेज कितनी रह गई 10% रह गई। तो हमने नई क्वांटिटी यानी कि M1 और M2 को मिक्स करके, M1 और M2 को मिक्स करके जो हमारी नई क्वांटिटी बनी है वो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, Q ले लिए, और इस Q की वैल्यू हमें पता करनी है। देखो ये एक वैल्यू हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर ली है, तो Q की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो आपके पास में दूसरे की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अच्छा इसको अगर अपन नहीं भी करें ना तो छोड़ दो, नहीं भी पता करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं भी पता करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, देखो हटा दो, सिंपल सा बना दे तुम्हारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल। लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ पे X% था ये, ठीक है, मैंने कहा लेट्स से ये X% था। अभी अगर X% था और इस वाले में कितना था 80 था, दोनों को मिक्स करके आपके पास में कितना आया 74, दोनों के मिक्स करके नहीं करना तो पड़ेगा अपने को, उसकी क्वांटिटी तो पता ही करनी पड़ेगी इसकी। तो यानी कि अगर मेरे को एलिगेशंस लगाना तो मुझे अगर इसकी क्वांटिटी पता लग जाए, भाई इसकी तो 80 है, इसकी भी क्वांटिटी मुझे पता लग जाए तो ही मैं एलिगेशंस लगा पाऊंगा। तो एलिगेशंस लगाने के लिए मुझे पहले क्वांटिटी पता करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी मैंने क्या करा, मैंने पूरे की क्वांटिटी ले ली, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू लेट्स से क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारी। इसमें से आपसे कहा गया कि 10% ऑफ दिस क्वांटिटी,
10% of this quantity is given to be equal to कितना? This is given to be 16 grams. तो ये कई क्वांटिटी हमारे पास में कितनी बन के आ गई? This becomes equal to 160, यानी कि कुल मिला के ये वैल्यू कितनी है? 160. अब इसमें से M2 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है? 100 हमने अपनी तरफ से अज्यूम करी थी, यानी ये कितनी हो गई? 60. तो ये वैल्यू हमारे पास में बन के आ गई है 60. M2 की वैल्यू हो गई 60, इसकी वैल्यू हो गई टोटल 80. बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो? ये क्लियर हो गया हो तो बताओ. नलिन क्लियर है यहां तक तो? यस सर. अब बस काम खत्म. कैसे काम खत्म? यहां पे कॉपर था X%, दूसरे वाले के अंदर कॉपर था 80%. दोनों का एवरेज जो हमारे पास आया है वो आया है कितना? 74. इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 60. इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 80. दोनों का रेशो क्या था? हो गया 23, नहीं इसकी थी 100, सॉरी ये 100 थी, तो ये हो जाएगा 23 एंड 25. तो यानी कि आपने किस रेशो में इन मिक्सचर्स को 3:5 के रेशो में मिक्स किया है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो 5:3 के रेशो में ब्रेक हो जाएगा. ये डिस्टेंस आपने दिया हुआ है 6, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 10. इसका डबल कर दिया, 3 2 6 है तो 5 2 10. तो 74 माइनस 10 कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 64. तो यानी कि इसकी परसेंटेज कितनी हो गई? 64. तो ऑब्वियसली इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 36. तो कॉपर और जिंक का परसेंटेज, इंडिविजुअल परसेंटेज कितनी आ गई? 64:30, 64:36. ये इनकी इंडिविजुअल परसेंटेज आ गई. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब तो क्लियर है सबको? चलो नाउ क्वेश्चन यहीं पर रुकते हैं. एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे 2 दिन के लिए, ठीक है? कल भी हम लोग यही एक्सरसाइज करने वाले हैं. आगे सॉल्व करके रखिएगा. राइट किड्स? लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. नलिन बताता हूं क्या करना है उसका.